Good morning. Today is 30th December 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देखिए, आज देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए साइड में छोटा आर्टिकल है, शशिकला तमिलनाडु पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हम इसे नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे वाला जो आर्टिकल है, कोलंबिया में जो FARC, जो जैसे हमारे देश के अंदर में एक नक्सली ऑर्गेनाइजेशन है जो सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है, वहाँ पे भी एक कोलंबिया देश है साउथ अमेरिका के अंदर में, वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है FARC, जो पिछले 52 साल से वहाँ पे एक्टिव थी। उसके बारे में आर्टिकल है, कैसे पीस नेगोशिएशन अब दोबारा से साइन हुई है रेफरेंडम रिजेक्ट होने के बाद में, इसे हम डिस्कस करेंगे। बराक ओबामा से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए वैसे तो डायरेक्ट पर्सन सेंटर्ड क्वेश्चन नहीं आता यूपीएससी के अंदर में, किसी बंदे के बारे में नहीं पूछेंगे जब तक कि महान पर्सनैलिटी ना हो, जैसे कि महात्मा गांधी या फिर हमारे देश के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी ये सब हुए थे। बराक ओबामा जैसे पर्सन पर क्वेश्चन आना बिल्कुल मुश्किल है, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ये आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, डिमोनेटाइजेशन के बाद में पॉलिटिक्स की कैसी तस्वीर उभर कर आ रही है हमारे देश में, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। नोटबंदी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो इस आर्टिकल से हम निकालेंगे और फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो FARC जो कोलंबिया का आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए प्रीलिम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम के लिए पूछ सकते हैं कि जो FARC जो इस आर्टिकल में जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो कौन से देश से संबंध रखते हैं, तो आपको याद रखना है कोलंबिया से हैं ये। और दूसरा देखिए उसके बाद में और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग भी आ सकता है, जैसे कि बोको हराम पूछ सकते हैं, आप बताइए बोको हराम कहाँ का है। एक अल नुसरा है, अल नुसरा बताइए आप कहाँ का है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट या फिर टेररिस्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। एक अल शबाब है, अल शबाब भी बताइए कहाँ का है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है इसमें से। तो कोलंबिया आपको पता है, आजकल हम जो प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ हमारा डिस्कशन है उसमें हम साउथ अमेरिका ही कर रहे हैं, तो कोलंबिया तो हमने डिस्कस किया था। कोस्टल कंट्री है, तो आप बताइए कौन कौन से ओशियन से ये मिलता है। ऊपर से बस इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क भी नहीं पूछते ऐसे उनके, अब साउथ अमेरिका में ऐसे वो नहीं पूछेंगे कि इनके पड़ोसी मुल्क कौन से हैं। क्वेश्चन आएगा तो सिंपली लोकेशन पे ऐसे ही आ सकता है कि ओशियन फेसिंग आ सकता है, कोस्टल कंट्री है कि नहीं है, लैंड लुक्ड है कि नहीं है, और बस इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे तो सबके बॉर्डर कंट्री थोड़े पता होना चाहिए हमें। दुनिया में 212 देश हैं, 212 के सभी आसपास के जो देश लगते हैं वो तो हमें नहीं पता हो सकता ना। मेजर के तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम ही पूछते हैं। बैकग्राउंड क्या है इसका FARC का, देखिए एक ये रिवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस है कोलंबिया की, जैसे हमारे देश के अंदर में नक्सली थे वैसे ही ये आर्म्ड फोर्सेस थे कोलंबिया के अंदर में। ये क्या चाहते थे, ये मिलिटेंट टैक्टिक्स अपनाते थे और अपने देश के अंदर में ये जैसे उस टाइप के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फिर एक मेजर चेंज लाना चाहते थे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में, और इसके लिए उन्होंने हथियार भी उठाए और मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो भी अपनाई। कोल्ड वार के दौरान में ये बनाई गई थी, और इनकी जो आइडियोलॉजी थी मार्क्सिस्ट लेनिन वाली पीजेंट्स, यानी देखिए मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं कि ये सारा का सारा जो सिस्टम वर्क कर रहा है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसको उखाड़ फेंको और एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें कोई भी स्टेट ना हो, एक क्लासलेस सोसाइटी हो, इस तरह की बात कहते हैं मार्क्स। और उसी बेस पे जिस बेस पे नक्सली काम करते हैं उसी बेस पे ये FARC, हमारे देश में नक्सलिज्म भी जो मार्क्स और लेनिन है उनकी आइडियोलॉजी पर ही काम करता है। तो कैसे पैसे कमाए इन्होंने, कैसे सर्वाइव कर पाए, किडनैपिंग की इन्होंने, रैंसम फिरौती मांगी, एक्सटोर्शन, ये सब काम किए इन्होंने, इलीगल ड्रग्स का भी व्यापार किया। और ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 12% जो किलिंग हुई कोलंबिया के अंदर में वो इन्होंने की, इस तरह का है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि FARC का बैकग्राउंड क्या है। 1964 में आया और मिलिट्री टैक्टिक्स हथियार उठाए और मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट की आइडियोलॉजी पर काम किया और कोलंबिया में पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। टाइमलाइन क्या है इस पूरे पीस नेगोशिएशंस की, देखिए आपको पता अभी जैसे हमने डिस्कस किया 1964 से ये FARC जो रिवोल्यूशनरी ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है, ये एक्टिव है वहाँ पर। 2012 में पीस नेगोशिएशन स्टार्ट हुई FARC के साथ में गवर्नमेंट की, कि हाँ आपने भाई बहुत आर्म्स बहुत उठा लिए, बहुत लोगों की जानें गई हैं इस पूरे के पूरे कन्फ्लिक्ट में, इस FARC और गवर्नमेंट के बीच में, तो अब पीस डील साइन की जाए। इसलिए 2012 में एक तरह से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। 2016 आते आते देखिए 4 साल के अंतराल के बाद में एक एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट के साथ में। सेंटोस अभी फिलहाल जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने ही एक शुरुआत करी, अच्छी शुरुआत की, इन्होंने ही जो ये पीस डील साइन करी इन FARC के साथ में। 2016 में जब ये पीस डील साइन हुई
काफ़ी कुछ इन्होंने इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स हुए। एफएआरसी ने कहा ठीक है हम मेन स्ट्रीम में आएंगे और हथियार अब गिरा देंगे। लेकिन देखिए जब 2016 में वो पीस डील साइन हुई, उसे जनता के सामने रखा गया रेफरेंडम के लिए और कहा गया कि जैसे ही सेंटोस ने पीस डील साइन करी, उन्होंने ये डील रखी जनता के सामने और रेफरेंडम करवाया इस चीज़ का। लेकिन बाद में देखिए जनता ने उस रेफरेंडम को रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एफएआरसी के साथ में नहीं पीस चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने बहुत सारे जनता का कहना यह था कि इन्होंने बहुत सारे क्राइम्स किए और जस्टिस मिलना चाहिए इनको, इनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से जनता ने रिजेक्ट कर दिया इनके साथ में पीस डील। तो देखिए दोबारा से एक संदेह के बादल गहरा गए इस कोलंबिया के अंदर में। क्या दोबारा से ये लोग हथियार उठा लेंगे रेफरेंडम रद्द होने के बाद में? क्या दोबारा से ये लोग वही कन्फ्लिक्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने दोबारा से रिन्यूड एफर्ट्स लगाने स्टार्ट कर दिए कि जिस कंडीशंस पर जनता ने रेफरेंडम को रिजेक्ट किया कि हमें पीस नहीं चाहिए, दोबारा से पीस डील साइन करो, कुछ ना कुछ चेंज लाओ ताकि जनता इस बार एक्सेप्ट कर ले। अब क्या हुआ? उसी दिशा में काम करते हुए एक अभी क्या हुआ यहां पे देखिए, अब क्या हुआ यहां से पता लगेगा। अब कोलंबिया की जो कांग्रेस है, कोलंबिया की कांग्रेस ने अनएनिमसली यानी सर्वसहमति से एक एमनेस्टी अप्रूव कर दिया है, यानी इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए। जो एफएआरसी है इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जाए, और ताकि देखिए इम्यूनिटी किस टाइप की कि आपके खिलाफ में कोई भी मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा और आपको प्रॉपर मौका मिलेगा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उनमें शामिल होने का। इस तरह की बातें कही, एमनेस्टी डील्स या फिर एमनेस्टी अप्रूव कर दी गई है एफएआरसी फाइटर्स के लिए कोलंबिया की कांग्रेस में। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब की बार जो गवर्नमेंट ने नई पीस डील साइन करी है, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस नई पीस डील में उन लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करी है जिन्होंने नो कहा था रेफरेंडम में। यानी पिछली पीस डील रिजेक्ट हुई जब, तब उनके कई कंसर्न्स थे जनता के कि आप क्यों इनके साथ में इस तरह की आप इनको प्रोविजंस क्यों दे रहे हो। तो अब सरकार ने क्या किया, उनको एड्रेस करने की कोशिश करी। और देखिए उसके बाद में तो क्या हुआ, अब एक शुरुआत हुई है दोबारा से, जिससे ये जो 52 साल पुरानी 5 डेकेड्स लॉन्ग जो सिविल वार चल रहा है उससे अंत हो जाएगा। अभी तक 2,20,000 लोगों की जानें इसमें चली गई हैं। तो आगे देख लेते हैं हम कंडीशंस क्या क्या है पीस डील की। देखिए कंडीशन ये है कि सरकार ने जो एफएआरसी के जो रिबल्स हैं इनको कहा कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाएंगे, और जो सिविल वार में जो जिन लोगों की जाने गई या फिर जिन लोगों को क्षति पहुंची उनको कंपनसेशन देंगे, ऐसी बात गवर्नमेंट ने कही। और उसके बदले में एफएआरसी ने कहा कि ठीक है हम भी हथियार छोड़ देंगे और एक पॉलिटिकल पार्टी में हम कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा एफएआरसी को यह कहा गया कि आपको बताना होगा कि कौन कौन सी, देखिए ड्रग की बहुत दिक्कत है साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में। तो एफएआरसी को कहा गया कि ठीक है आप पॉलिटिकल प्रोसेस में तो शामिल हो रहे हो, लेकिन आपको यह भी बताना पड़ेगा कि जब आपने हथियार उठा रखे थे तब आपने ड्रग्स का व्यापार कैसे कैसे किया और ड्रग्स के व्यापार की जड़ें कहां कहां तक फैली हुई हैं, आपको इस बारे में बताना होगा। तो इसी तरह से देखिए दोनों की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जो है कमिटमेंट्स निकल कर सामने आ रही है, एफएआरसी जो एक रिबल संगठन है उसकी तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए यहां तक अभी पहुंच पाए हैं। और आशा यह है कि मई 2017 तक यह दोबारा से रेफरेंडम में पास हो जाएगी, ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं एडिटर। देखिए फिर भी चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस क्या क्या हैं देखिए जो चैलेंजेस हैं वो तो ये हैं कि जो वहाँ की राइट विंग पॉलिटिकल ओपोजिशन पार्टीज हैं वो काफ़ी इस डील का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको जो जस्टिस मिलना चाहिए। यानी देखिए पहले तो आपने बहुत सारे क्राइम्स करती है, एक गलत धारणा आप साबित कर रहे हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले क्राइम करेगा बाद में तो पीस डील साइन हो ही जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक एब्सटेन किया, जो अपोजिशन राइट विंग पार्टी है इन्होंने एब्सटेन किया। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मर प्रेसिडेंट एल्वारो यूराइबी इस टाइप का कुछ नाम है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल एब्सटेन ड्यूरिंग द वोटिंग, और इस तरह का एब्सटेन किया इन्होंने। अभी वोटिंग हुई था इस एमनेस्टी जो दी गई थी कांग्रेस से पास हुई है। तो क्वेश्चन किस तरह का आएगा मेंस में, देखिए मेंस में इस तरह क्वेश्चन आएगा। एक तो एथिक्स में आ सकता है साफ साफ, एथिक्स में इस तरह क्वेश्चन आएगा कि क्या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एमनेस्टी देना एथिकल है जिसने बहुत सारे क्राइम्स किए हों पास्ट में। तो इसको आपको वेरियस एंगल से एनालाइज करना है कि देखिए अभी तो शांति स्थापित करनी जरूरी है, क्या हम पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उस पर स्टिक रहें या फिर अभी फ्यूचर का सोचें कि फ्यूचर में शांति लाना बहुत जरूरी है। तो इस एंगल से आप सोचें। दूसरा इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एफएआरसी टाइप की डील जो कोलंबिया में साइन हुआ है, क्या इंडिया भी इस तरह की डील साइन करता है? सेपरेटिस्ट और नक्सलिज्म से इंडिया जो है, नक्सलिस्ट से इंडिया इस तरह की डील साइन कर सकता है या नहीं? तो आपको इस कंटेक्स्ट में सोचना है थोड़ा। अगला है देखिए वो है बराक ओबामा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसा हमने पहले कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ओबामा पर कम ही चांस है आने के,
मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ सकता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो यूएस में प्रेसिडेंट अभी तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं, जैसे ट्रंप अभी अपनाएंगे, तो वो कैसे डिफरेंट है प्रीवियस पॉलिसीज से, या फिर यूएस की जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें चेंज आया है इंडिया के कंटेक्स्ट में, कुछ भी देखिए तो थोड़ा बहुत आपको यूएस की प्रीवियस पॉलिसीज को पता होना चाहिए, बस उसी कंटेक्स्ट में है। पर्सन स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी थोड़ी बहुत हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेंगे कुछ भी। देखिए ओबामा एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपने ब्लैक रूट्स को अफर्म किया, क्योंकि ओबामा एक ब्लैक थे, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ जो अमेरिका का, वाइट अमेरिका का जो एक फैब्रिक था उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। मतलब अपने ब्लैक रूट्स को तो अफर्म किया, लेकिन वहाँ के वो जो वाइट फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। वो चेंज तो लाना चाहते थे, लेकिन वो चेंज, ऐसा चेंज लाने चाहते थे कि जिससे वहाँ के जो अभी फिलहाल का फैब्रिक है वो डिस्टर्ब ना हो। और अब क्वेश्चन पूछते हैं 3-4, क्या वो एक ऐसा नया विजन था उसको आर्किटेक्ट कर पाए जो वो करना चाहते थे। और देखिए ओबामा का 2 देशों की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्ड में काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है, एक तो सीरिया, दूसरा लीबिया। सीरिया में उन्होंने क्या किया, देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट बताता हूँ। पहले क्या था, बुश पर, जॉर्ज बुश थे ओबामा से पहले, उन पर काफ़ी आरोप लगे कि उन्होंने यूएस को युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया और काफ़ी यूएस सोल्जर्स की जाने गई इसमें और काफ़ी पैसों का नुकसान भी हुआ। तो इसके बाद में जब ओबामा चुनकर आए तो वो काफ़ी केयरफुल थे और काफ़ी सोच समझ कर उन्होंने कदम उठाए कि वो ऐसी लीगेसी छोड़ना चाहते थे कि वार के रिगार्डिंग में उनका कोई भी क्रिटिसिज्म ना हो। लेकिन देखिए सीरिया में एक सिविल वार चल रहा था, आपको पता है ये 4 साल से सिविल वार चल रहा है सीरिया के अंदर में। तो सीरिया में एक तरह से क्या हुआ, वहां पे यूएस को ज्यादा इंटरवेंशन की जरूरत थी ताकि स्टेबिलिटी लाई जा सके, सीरिया के अंदर में शांति स्थापित की जा सके। लेकिन ओबामा ने डरते हुए ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर सीरिया में हमारे सैनिक गए या फिर कुछ भी इन्वॉल्वमेंट हुई तो कल को इलेक्शन में नुकसान होगा या फिर जो गलत लीगेसी, गलत सिग्नल जाएगा। इस तरह की बात सोचकर उन्होंने सीरिया में कुछ ज्यादा किया नहीं, और एक्सपेक्टेशन सीरिया में बहुत ज्यादा थी ओबामा से। दूसरा, लीबिया का केस कंसीडर कर लेते हैं। लीबिया में उनका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, देखिए लीबिया में भी जो अरब रेवोल्यूशन के दौरान में गद्दाफी थे, कौन थे, जो भी थे वहां पे लीबिया में तो लीबिया में क्या थे, देखिए जब इनका लीबिया में इंटरवेंशन के लिए जब वहां पे सिविल वार चल रहा था तो वहां पे बल्कि यूएन में सभी देशों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था। इवन चाइना ने और रशिया ने भी यूएस का साथ दिया था कि ठीक है आप कर लीजिए, लीबिया में सिचुएशन काफी खराब है, आप इंटरवेन वहां पे कर लीजिए और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, इवन रशिया ने और चाइना ने भी उस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था। लेकिन हुआ क्या बाद में, देखिए हुआ तो ये था कि यह डिसाइड हुआ था कि रेजोल्यूशन में जो ऊपर में जो स्काई में जो भी प्लेन गुर रहा होगा उस पर बैन रहेगा, अगर जो उड़ेगा तो उसका यानी जो यूएस की फोर्सेज हैं वो उसको उड़ा देंगे, इस टाइप की कोई चीज़ थी। आप लेमन टर्म्स में आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने क्या किया, यूएस वगैरह और जो उनके एलाइज फोर्सेज थे काफ़ी उस रेजोल्यूशन से काफ़ी आगे चले गए। वो बात तो सिर्फ इतनी थी कि नो फ्लाई जोन घोषित होगा लीबिया के अंदर में, लेकिन नो फ्लाई जोन से काफ़ी आगे चले गए और एक तरह से उन्होंने ज्यादा बमबारी करी लीबिया के अंदर में, ज्यादा इंटरफेयर किया। और यही ज्यादा इंटरफेरेंस के कारण लीबिया में आज सिविल वार की सिचुएशन बहुत ज्यादा गहरा गई है, काफी सारे गुटों में बटा हुआ है वो देश। तो यह आरोप लगता है यूएस फोर्सेस पर कि उन्होंने वो, एक तो रशिया और चाइना ने उस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था, ऊपर से वो इनका गलत इस्तेमाल किया उस रेजोल्यूशन का, और काफी कुछ एक लीबिया से जो देश था पूरा का पूरा यू कैन से दैट अब सिविल वार की आग में धकेल दिया गया है। इस तरह की बात थी, इसीलिए 2 देशों के कंटेक्स्ट में ओबामा का काफी क्रिटिसिज्म होता है। देखिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, वैसे जो कंटेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे नहीं वैसे साफ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आगे इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। आगे अगर कोई फॉरेन रिलेशन आएंगे तो कंटेक्स्ट समझने में काफ़ी आसानी रहती है। देखिए और दूसरा क्या था, इन्होंने आते ही 2008 में देखिए सत्ता में चुनकर आए ओबामा, और 2009 में इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ को इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। काफ़ी क्रिटिसिज्म उनका इस बारे में हुआ था कि अभी तो 1 साल ही सत्ता में हुआ था, तो 1 साल में वो सत्ता में आए हुए था, तो ऐसा उन्होंने कुछ काम किया नहीं था उस टाइम पर कि इनको नोबेल प्राइज़ मिले, नोबेल प्राइज़ शांति के लिए उनको मिले, तो लेकिन उनको दिया गया था और इन्होंने एक्सेप्ट किया था। काफ़ी क्रिटिसिज्म इनका उस टाइम पे हुआ था। ड्रोन वारफेयर को लेकर भी इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, अफगानिस्तान के अंदर में या फिर दूसरे देशों के अंदर में किस तरह से ड्रोन्स का यूज़ करते हुए वहाँ पे हमले किए गए और काफ़ी निर्दोष लोगों की जानें वहाँ पे गई, खास करके अफगानिस्तान में। उसके बाद में क्या होता है, और दूसरे जो पॉइंट्स है ओबामा, देखिए ओबामा ने काफ़ी कुछ बोले, जो वहाँ पे ब्लैक्स और वाइट्स की सोसाइटी डिवाइडेड है यूएस के बीच में, और कई बार देखिए ब्लैक्स चर्च पर हमले भी हुए, तो इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और इन्होंने कहा कि जो ब्लैक्स चर्च पर हमले हो रहे हैं वहाँ पर सिर्फ ये वो कहते हैं कि लोन इंसिडेंट्स नहीं है, एक पूरे की पूरी एक आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस टाइप की बातें ओबामा ने कही और कहा कि देखिए जो ब्लैक्स चर्च हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं किस तरह से ब्लैक्स अपने राइट्स के लिए लड़े, और उन पर हमले इस बात को दर्शाते हैं कि अभी फिर से वो
सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ब्लैक्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने रेस पर आवाज़ उठाई, पुलिस और कम्युनिटी रिलेशन के बीच पे इन्होंने एक बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करी और अच्छे से बोला। गन कंट्रोल के खिलाफ में इन्होंने पक्ष में इन्होंने बोला और कहा कि गन्स जो है वो नहीं होनी चाहिए इतने ज़्यादा, इसी से यूएस में शूटिंग की इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। और इन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड रोल पर भी जोर दिया। तो ये सब बातें हैं ओबामा ने क्या क्या किया, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। और देखिए ये कौन सा है, ये तो अगला क्वेश्चन आ गया। हाँ, यहाँ से देख लीजिए। तो बैकलैश क्या हुआ? बैकलैश तो देखिए ये हुआ कि एक तरह से यानी जो ब्लैक्स के राइट्स को अफर्म करते करते वो उन्होंने जो ब्लैक और वाइट्स की खाई है उनको और ज़्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। और यह इसी का नतीजा था कि जो ट्रम्प थे, वाइट्स थे जो अमेरिका में, जो वाइट मैन थे अमेरिका के अंदर में, वो उनमें एक तरह की नाराजगी पैदा हो गई सिस्टम के खिलाफ में। और इसी का नतीजा ये था कि ट्रम्प भारी मतों से वहाँ पर जीत के आए, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही कम थी। क्यों? क्योंकि देखिए वही बात है, सेम नाराजगी पैदा हो गई थी वाइट के अंदर। इलेक्शन जो है देखिए यूएस का, अब जबकि ओबामा पहली बार चुने गए थे 2008 में, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो ऐसे चुने गए थे अमेरिका के यूएस के अंदर में। और जब वो चुने गए थे, यूं कहा गया था कि यूएस की डेमोक्रेसी में, जो कि एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। और इस डिसीजन को काफ़ी अपलोड किया गया था। लेकिन अब जबकि ट्रम्प चुने गए हैं तो सब कह रहे हैं कि जो एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी वो तो बल्कि और ज़्यादा रिवर्स हो गया है। और सभी के सभी देश यानी सभी के सभी सेक्शंस इसको रिग्रेट कर रहे हैं। सभी के सभी मतलब सभी नहीं, कुछ सेक्शंस, कुछ तो इन्होंने चुना ही है, वो क्यों रिग्रेट करेंगे जिन्होंने ट्रम्प को चुना है। अब अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। सोसाइटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सोसाइटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, देखिए पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सोशियोलॉजी का जो ऑप्शनल है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? क्वेश्चन देखिए इस तरह का आ सकता है कि इवन आफ्टर हैविंग द penal provisions in our law and ban on the untouchability, why it still survives in our society and how we can get rid of this evil, या फिर चिल्ड्रन का रोल क्या हो सकता है, इस टाइप में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो कल आर्टिकल आया था सर्वे से रिलेटेड, सेम ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा सर्वे किया अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। तो कुछ ना कुछ डेटा है। डेटा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि दिल्ली में कितने % लोगों ने कहा कि हम अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करते हैं और यूपी में कितने % लोगों ने कहा। ये डेटा तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कहते हैं। देखिए जो अर्बन लोग हैं या फिर एजुकेटेड लोग हैं, कितना ही कह दे कि हम अनटचेबिलिटी को नहीं मानते, फिर भी आज हमारे समाज में अनटचेबिलिटी है, काफ़ी बड़ी संख्या में इसको एक्सरसाइज किया जाता है और काफ़ी कॉमन ये है, ये कहते हैं। फिर ये क्वेश्चंस उठाते हैं 3-4, हम भी इस तरह के क्वेश्चंस उठा सकते हैं ऐसे के अंदर। मेंस के आंसर में मत उठाना क्वेश्चंस, मेंस के आंसर में सिंपली बस आंसर देने की कोशिश हमें करनी है। और लेकिन ऐसे में हम अपना ऐसे रिटोरिक बना सकते हैं कि वाई इस तरह से। देखिए ऐसे इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव मतलब आप एग्जामिनर से बात कर रहे हो, पहले आप लिखोगी कि ऐसे लिखोगे कि अनटचेबिलिटी इज स्टिल कॉमन इन आवर सोसाइटी, देन वी विल रेज द क्वेश्चंस व्हाई इट इज स्टिल सर्वाइविंग, व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट अनटचेबिलिटी इज स्टिल परसिस्टेंट इन आवर सोसाइटी। इस तरह से हम क्वेश्चन उठाएंगे तो थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। बाद में जो क्वेश्चन हम उठाएंगे ऐसे के अंदर में, फिर उन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे खुद से ही। इससे लगता है कि हम बात कर रहे हैं एग्जामिनर से, तो थोड़ा तो बढ़िया ऐसे हमारा हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि देखिए आर्टिकल 17 के अंदर में साफ साफ अनटचेबिलिटी बैन है और एक प्रॉपर लॉ भी है इसके लिए। यहाँ पे देखिए 1955 का जो प्रॉपर लॉ है और इसके लिए अनटचेबिलिटी बैन है। और फिर कहते हैं कि रिजर्वेशन भी लाया गया था अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, और रिजर्वेशन लाया था खत्म करने के लिए, सॉरी रिजर्वेशन लाया गया था कि ताकि जो पास्ट में जो इनके जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ है उसको खत्म करने के लिए वो बराबर और जो है सोसाइटी में इक्वलिटी लाई जा सके। तो अब देखते हैं आगे क्या आता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट है। देखिए अब कहते हैं कि जो इसके हाउस होल्ड्स हैं, यहाँ के हाउस होल्ड से जब पूछा जाता है कि क्या आप, अब जबकि किसी भी हाउस होल्ड से पूछा जाता है कि क्या आप जो अनटचेबिलिटी होता है उसको एक्सरसाइज करते हो या फिर उसमें बिलीव करते हो क्या नहीं करते, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं है जो कि लोग हाँ भरते हैं कि वही करते हैं। आमतौर पे कोई भी हाउस होल्ड कह सकता है कि हमारे घर में अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर कौन से लोग करते हैं, ओल्डर पीपल ज़्यादा एंगेज होते हैं सच डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस में। और दूसरा देखिए ग्राफिक्स में यानी ग्राफ में ये भी शो किया गया कि जो एज वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंग भी जो है ये दिल्ली और यूपी में एक तरह से आंकड़ा जो है वो चेंज नहीं होता। सेम टू सेम पिक्चर दिल्ली में है, सेम टू सेम पिक्चर यूपी में है। यानी देखिए ग्रैंड पेरेंट्स और जो पेरेंट्स होते हैं वो अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करते हैं, यूपी में भी वही लोग एक्सरसाइज करते हैं दिल्ली के अंदर में, और यंगर पीपल हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते। आप जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं इसको नहीं मानते अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ों को, दिल्ली के अंदर में भी यूपी के अंदर में भी। तो देखिए
हालांकि जो ये फैक्ट्स हैं जो इन्होंने डेटा शो किया है वो ये कहते हैं कि ये फुलर यानी पूरी की पूरी पिक्चर को नहीं शो करते। क्यों? क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिकली मानेंगे ही नहीं कि हम अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो करते होंगे। उन्हें पता है कि अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करना गलत बात है, इसलिए सर्वे लेने वालों ने अगर उनसे पूछा होगा कि क्या आप इसको एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने बताया ही नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि इट इज़ पॉलिटिकली इनकरेक्ट और ये गलत बात है। और कहते हैं कि वुमन ज़्यादा लाइकली है कि वो अनटचेबिलिटी को सर्वे में बताएंगे कि हाँ अनटचेबिलिटी को हम एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेड के लिए कई घरों में क्या होता है आज भी अलग से ग्लास रखा जाता है, या फिर बर्तन धोने, कपड़े धोने, इस तरह की चीज़ों में देखिए जिन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो ज़्यादा चीज़ें तो वुमन के साथ में, वुमन के आसपास में ही ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए घरों में ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वुमन से अगर पूछा जाएगा कि क्या वो अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिपोर्ट करेंगे और बताएंगे सही पिक्चर को। और अवेयरनेस, देखिए अनटचेबिलिटी जैसी कुरीति जो है आज भी हमारे समाज में ये एम्बेडेड है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो चिल्ड्रन का बहुत बड़ा रोल बताते हैं आर्टिकल लिखने वाले। ये कहते हैं कि देखिए जो चिल्ड्रंस हैं इनको देखिए पता ही नहीं होता, यानी जब तक कि वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते उनको पता ही नहीं होता कि कास्ट में ज़्यादा वो बिलीव नहीं करते। लेकिन 12वीं के बाद में जब भी वो बीटेक, पीएमटी या फिर जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब उनको पता लगता है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम है क्या, किस तरह से कुछ लोगों को कम मार्क्स लेने पड़ते हैं, कुछ को ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ते हैं, कुछ को बीच के मार्क्स लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की ये बात कहते हैं कि जब चिल्ड्रंस को कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम है, कास्ट क्या होती है, किस तरह से कुछ लोगों के साथ में पास्ट में गलत व्यवहार किया गया था, इस तरह से। वुमन जो है देखिए वुमन आर पर्टिकुलर लाइकली टू रिपोर्ट जो प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, वही सेम बात है। वुमन ज़्यादा देखिए वुमन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो वुमन होती है उनके आसपास में इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है घरों में, और जो वुमन का इफेक्ट होता है वो जो चिल्ड्रन के ऊपर में सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि जो मदर्स होती हैं वो फर्स्ट टीचर्स होती हैं चिल्ड्रंस की। तो ये कहते हैं कि देखिए सबसे पहले तो चिल्ड्रंस में पहला इंप्रेशन ऐसा डाला जाए कि जो ये डिस्क्रिमिनेशन है वो बिल्कुल गलत है, ताकि देखिए क्योंकि चिल्ड्रंस एक बच्चे होते हैं वो गिली मिट्टी के समान हुए होता है। जब छोटी उम्र में इस तरह की चीज़ें जो दिमाग में बिठा लेते हैं तो बच्चे वो काफ़ी आगे तक जाती हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए बच्चों को जब यह सिखाया जाता है कि जैसे कि अलग से ग्लास है मेड का, तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी दूर तक ले जाते हैं। तो अब बात यही है कि ये टाइम है, इट इज़ टाइम फॉर द पेरेंट्स, सारे के पेरेंट्स जो टीचर्स और गवर्नमेंट सभी मिलकर एक साथ आएँ और चिल्ड्रंस के दिमाग में और ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करें कि वो जो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हैं उसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करें अपने जीवन के अंदर में। और बाद में ये यूएस का एक एग्जांपल भी देते हैं। ये उससे पहले कहते हैं कि चिल्ड्रंस को एक काइंडर यानी जो एक काइंड एटीट्यूड अपनाना चाहिए, सभी ग्रुप्स के बीच में ऐसी वैल्यूज हमें इनकलकेट करनी चाहिए। दूसरा यूएस का एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल देते हैं कि यूएस में जिन चिल्ड्रंस को दोनों चीज़ें सिखाई गई, ब्लैक्स की एकम्प्लिशमेंट यानी उनके अचीवमेंट्स, और दूसरा उनके साथ में कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जिन बच्चों को ये दोनों चीज़ें सिखाई गई वो अपने जीवन में आगे जाकर एक तरह से काइंडर एटीट्यूड रखते हैं ब्लैक्स के खिलाफ में। इस तरह की बातें कहते हैं कि मतलब उनका एटीट्यूड जो होता है वो उदार भरा होता है, इक्वलिटी भरा होता है। और दूसरा क्या चीज़ है इसमें, देखिए अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमें सभी सेक्शंस को साफ आना पड़ेगा। जैसे कि देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, टीचर्स को, यंगर मदर्स को, सभी को एक साथ आना पड़ेगा, और तभी जाके इस जो कुरीति हमारे समाज में एम्बेडेड है उसको दूर किया जा सकता है। और सभी को ये मानना पड़ेगा। देखिए अभी तो कुछ सेक्शंस तो हैं वो मानते ही नहीं हैं कि अनटचेबिलिटी आज भी हमारे समाज में है, आज भी ये है हमारे समाज में। देखिए अर्बन एरियाज़ में थोड़ी कम है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जाएँ तो आज भी ये हमें दिखती है। और जो लोग ये नहीं मानते, देखिए जो लोग नहीं मानते अनटचेबिलिटी यानी उसमें बिलीव नहीं करते, उसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, उनको भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए घर में नहीं सीखे तो वो बच्चा कहीं ना कहीं बाहर से वो चीज़ सीख कर आ सकता है। अगर आप अपने बच्चों को सही ढंग से नहीं सिखाओगे तो आपका पड़ोसी आपके बच्चों में गलत आदत डाल देगा। इस तरह की बात ये लिखते हैं कंक्लूजन में। तो आगे देखिए कौन सा आर्टिकल है। देखिए एक तो वो आर्टिकल था जो डिमोनेटाइजेशन का, जिसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। वो 3-4 पॉइंट कौन कौन से थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 पॉइंट ये है कि देखिए जो एक तो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, वो कहते हैं कि देखिए अब सरकार ज़्यादा जोर दे रही है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर। ये कहते हैं कि 12% जो हमारा कैश है अभी जीडीपी के अंदर में जो ट्रांजैक्शंस इससे होती है, और कई देशों के अंदर में 3-4% है, जैसे ब्राज़ील, मैक्सिको, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं। फिर ये कहते हैं कि जरूरत ही क्यों है, सरकार क्यों लाद रही है, ये तो जनता की मर्जी होनी चाहिए कि वो कैश इस्तेमाल करे या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स करे। सरकार एक तरह से इम्पोज कर रही है सारे के सारे रूल चला कर कि ये करें। और इवन जो यूएस है, यूएस के अंदर भी अभी तक बिल्कुल भी जो है वो कैश
पे फोकस नहीं किया जा रहा है, और अगर फोकस किया जाए तो भी यूएस सक्षम नहीं होगा। क्या इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री है वो पूरे की पूरी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस ला पाने में सफल हो पाएगी? और वो कहते हैं, बाद में कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इतने जल्दी से नहीं आएगा, और इसकी मार जो है वो डिसएडवांटेज सेक्शंस पर पड़ेगी जब तक ये हमारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटल फुली डिजिटल हो सकेगी। और ये एग्जांपल भी देते हैं, ये एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से 1978 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद में कितना टाइम लगा था फुली डिमोनेटाइजेशन होने में, या फिर जो करेंसी का सर्कुलेशन कम करने में या ज़्यादा करने में, इस तरह की बात करते हैं। तो वही बातें हैं, कुछ खास तो इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, लेकिन ये देखिए कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए पीएसयूज के अंदर में। और जो ये फिलहाल का डिसइन्वेस्टमेंट, आपको पता होगा क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है, देखिए गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, पीएसयूज होते हैं, जैसे कि आप सेल मान लीजिए, सेल में अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट्स पे मत जाइएगा, सेल में मान लीजिए आप 100% हिस्सेदारी है फिलहाल गवर्नमेंट की, तो होगा क्या, सरकार अपनी 10% हिस्सेदारी को बेच देगा किसी प्राइवेट कंपनी को, तो फिर होगा क्या, 90% हिस्सेदारी रहेगी सरकार के पास में और 10% रहेगी किसी प्राइवेट कंपनी के पास में जिसको बेचा है। और अब होगा क्या, देखिए एक तो गवर्नमेंट को पैसे मिल जाएंगे, 10% हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट ने बेच दी तो गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा। और दूसरा देखिए, मैनेजमेंट में अगर 2-3 तरह की होती है डिसइन्वेस्टमेंट जो होती है, अब मैनेजमेंट में क्या होगा, 2-3 प्राइवेट बंदे भी आ जाएंगे मैनेजमेंट में, तो 2-3 प्राइवेट बंदे आ जाएंगे। ये देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 2-3 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट में ऐसा भी होता है कि सिर्फ वो हिस्सेदारी बेचते हैं और जो प्राइवेट यानी मैनेजमेंट में प्राइवेट मेंबर्स को नहीं ऐड करते, लेकिन किसी किसी में ऐड करते हैं। तो देखिए, जिस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट मेंबर्स को मैनेजमेंट में स्थान दिया जाता है, उससे क्या होता है, उससे एक एफिशिएंसी आती है मैनेजमेंट के अंदर में। तो कुछ अपने तरह के बहुत सारे ऐसे फायदे या नुकसान है डिसइन्वेस्टमेंट के। इस आर्टिकल में क्या है वो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आर्टिकल में क्या गया कि गवर्नमेंट को नए सेक्टर्स में जाना चाहिए। ये कहते हैं कि देखिए, इस साल जो है गवर्नमेंट का जो टारगेट था, कितना टारगेट था, कुछ 54,000 कुछ इस तरह टारगेट था, 56,500 करोड़ का टारगेट था। लेकिन क्या है, वो कहते हैं कि सरकार अभी इस साल ज़्यादा जोर दे नहीं रही है डिसइन्वेस्टमेंट पे। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि अभी जो हमारी जो फिजिकल पोजीशन है वो ठीक ठाक है, अच्छा खासा रेवेन्यू हमारे पास में आएगा डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के बाद में, और भी सरकार को लगता है कि हमने काफ़ी कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है, इसलिए वो डिसइन्वेस्टमेंट ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि देखिए, आर्टिकल में लिखने वाले एडिटर कहते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे एक जो कंपनीज हैं वे कहते हैं कि देखिए, अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो सेल के मुकाबले की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो तो उनमें की जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छी है, नई टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उनकी तरफ में ये जा रहे हैं। इसीलिए जो सरकारी कंपनीज है, जो पीएसयू सरकार के हैं, इनको भी डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहिए और प्राइवेट मेंबर्स को मैनेजमेंट में स्थान देना चाहिए। इससे ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा अच्छे से ये डिसीजंस ले सकेंगे, जिससे इनका ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। और ये फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट को देखिए नए सेक्टर्स में जाना चाहिए। नए सेक्टर कौन कौन से? जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप बात अपने आंसर्स में जरूर लिखिएगा आप। गवर्नमेंट को जाना चाहिए था सेक्टर्स जैसे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, टेलीकॉम, न्यू जनरेशन ड्रग्स, इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट जाएगी, क्योंकि देखिए इन सेक्टर्स में ये काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर जा नहीं सकते, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी इतनी होती नहीं है। तो यहां पर अगर गवर्नमेंट जाएगी तो हमारे देश के विकास में काफी योगदान मिलेगा, क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, टेलीकॉम ऐसे सेक्टर हैं जहां जिनके अगर अच्छी R&D यानी रिसर्च होती है तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने में सहायता मिलेगी। और फिर ये कहते हैं कि एक डायनामिक अप्रोच गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी कंपनीज बनानी चाहिए कि जो सीरियस R&D, सीरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, और जिससे कि इंडिजिनस टेलीकॉम R&D इसको भी बूस्ट मिल सके। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए, लॉस मेकिंग जो पीएसयूज हैं उसको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लॉस मेकिंग, जिस पीएसयूज से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है वो जल्द से जल्द उनको बंद करें और उनको बेचकर कुछ ऐसा पैसा बनाएं कि उस पैसे को हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज कर सकें। तो आज तो बस इतना ही था, कम ही टाइम लगा, ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे भी नहीं। ठीक है, कभी कभी थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।